हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पीपल टीचर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे साइकोलॉजी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके पास एचपी टैट में पूछे जाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी थी। अगर आप में से कोई भी जेबीटी टैट के बैच को ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्टेड हो, आपकी उसमें ऑनलाइन क्लासेस होती है गूगल मीट ऐप के ऊपर, जिसमें कि आपको जेबीटी टैट की प्रिपरेशन करवाई जाती है। अगर आप में से कोई भी ज्वाइन करना चाहता है बैच को, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको सेकंड पे दिख रहा है, आप उस पे मुझे मैसेज कर सकते हो। आज की वीडियो में साइकोलॉजी की जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास क्वेश्चंस है, जैसे कि सोशलाइजेशन हो गया, मैस्लो लॉ की थ्योरी हो गई, इसके बारे में हम बात करेंगे क्योंकि यहाँ से आपके पास हर साल एक दो क्वेश्चन पूछते जाते हैं। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की बात करें तो ये एक दूसरे के ना पूरक है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। क्योंकि एनवायरनमेंट और हेरिडिटी का एक पर्सन की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसकी फिजिक्स किस तरीके की होगी, उसकी पर्सनैलिटी किस तरीके की है, उसका बिहेवियर किस तरीके का है, उसका इंटरेस्ट किस तरीके का, उसका इंटेलिजेंस किस तरीके का, ये सब आपका हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि आपके पास बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से हर साल। तो जब हम हेरिडिटी की बात करें तो एक जेनेटिक फैक्टर है, ठीक है, जो कि जीन्स है, जो कि बच्चे के अंदर आते हैं उसके पेरेंट्स के थ्रू। तो ये हमारा जो हेरिडिटी है वो हमारा वंश अनुक्रम जो बात करते हैं वो हमारा आगे से आगे ट्रांसफ़र होते रहता है, पेरेंट्स से बच्चों में, बच्चों से फिर उनके बच्चों में, आगे आगे चलते रहता है हेरिडिटी। और एनवायरनमेंट की बात करें तो ये हमारा अपना सराउंडिंग, हमारी फैमिली आ गई, हमारा स्कूल, हमारा नेबर, हमारा मीडिया, हमारा कम्युनिटी किस तरीके की है, ये चीज़ हमारे को अफेक्ट करेगी। क्योंकि जो हमारी फिज़िक्स किस तरीके की होगी, हमारी इंटेलिजेंस किस तरीके की होगी, हमारा इंटरेस्ट किस तरीके का होगा, वो सब हमारा हेरिडिटी के ऊपर निर्भर करता है। कि हमारे पेरेंट्स किस तरीके के थे, उनकी हाइट किस तरीके की थी, उनका कलर किस तरीके का था, ये सब हमारा किसके अंदर आता है, हेरिडिटी के अंदर आता है। और जब हम बात करते हैं एक बच्चे की डेवलपमेंट किस तरीके की होगी, उसके लिए भी आपका हेरिडिटी फैक्टर है और एनवायरमेंटल फैक्टर सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसका फिजिकल और जो साइकोलॉजिकल करैक्टरिस्टिक्स है वो सब आपका इसी के ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि आपके पास जब भी कुछ भी पूछा जाए कि एक बच्चे की जब डेवलपमेंट होती है उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर कौन से हैं, तो वो हमारा हेरिडिटी और एनवायरनमेंट है। एक बच्चे की जो हेरिडिटी है उसके पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करती है, उसके पेरेंट्स के जीन्स किस तरीके के थे उसके ऊपर निर्भर करती है। हेरिडिटी और जो एनवायरनमेंट ये ऐसा फैक्टर है जो कि बच्चे के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उसका बिहेवियर, हर एक चीज़ को अफेक्ट करेगा। आपसे अगर कभी भी क्वेश्चन में पूछा जाए कि जो बच्चा है वो चोरी कर रहा है उसका कारण क्या है, वो भी आपका हेरिडिटी एनवायरमेंटल फैक्टर होगा। एक बच्चा है जिसकी इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है, उसका भी हेरिडिटी और एनवायरमेंटल फैक्टर होगा। अगर कोई बच्चा प्रतिभाशाली गिफ्टेड है उसके लिए भी एनवायरमेंटल एंड हेरिडिटी फैक्टर है। हर एक चीज़, जब भी बच्चे की पर्सनैलिटी बिहेवियर के बारे में जब भी आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा कारक है, जहाँ भी आपको हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दिखे तो आपने उसको टिक कर देना, ये एक लॉजिक है। क्योंकि हर एक चीज़ के लिए आपका हेरिडिटी और जो एनवायरनमेंट है ये वाला फैक्टर सबसे इम्पॉर्टेंट है। बच्चे की जेनेटिक्स की बात करें, उसके इंटरेस्ट की बात करें, उसकी इंटेलिजेंस की बात करें, चाहे जिस चीज़ की बात करें उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपकी हेरिडिटी ही एक जेनेटिक फैक्टर है जिसमें कि आपके जीन्स के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि हेरिडिटी क्या है, आपके पेरेंट्स से आपके अंदर आते रहती है, जो अनुवांशिकता के गुण है वो क्या स्थानांतरण होते रहते हैं एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के अंदर। तो नेक्स्ट बात करते हैं अपना सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि गुणसूत्रों बोले तो क्रोमोसोम। इसके रिगार्डिंग आपके पास हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका हेरिडिटी के अंदर, ठीक है। क्योंकि बच्चे भी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कई बार, क्योंकि ये बहुत पहले का पढ़ रखा होता है तो भूल भी जाते हैं। तो आपने याद रखना है कि जब आपका एक्स वाई क्रोमोसोम मिलते हैं तो आपका लड़के का जन्म होगा। यदि एक्स और एक्स क्रोमोसोम मिले तो आपके पास लड़की का जन्म होगा। क्योंकि आपसे क्वेश्चन ही ये पूछा था सबसे इजी कि अगर एक्स वाई गुणसूत्रों का मिलन होगा तो किसका जन्म होगा, तो लड़के का जन्म होता है, ठीक है। अगर आपके पास एक्स एक्स गुणसूत्रों का मिलन होगा तो लड़की का जन्म होता है। यहाँ से ये क्वेश्चन आपके पास पूछा जाता है। और एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि प्रत्येक कोशिका में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है, तो उसमें आपके पास एक्स क्रोमोसोम जो एक्स गुणसूत्र है वो पाया जाता है। क्योंकि एक्स देखो आपके पास लड़की के अंदर भी होता है और लड़के के अंदर भी होता है। तो ये भी आपके पास पूछा जाता है कि प्रत्येक कोशिका में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है, तो वो आपका एक्स होता है। तो इसका तो इतना ही टॉपिक है। नेक्स्ट बात करें अपना सोशलाइजेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो जो आपका ये वाला टॉपिक है ना, समाजीकरण, सोशलाइजेशन, ये सबसे इजी टॉपिक है और इससे भी आपके पास हर साल क्वेश्चन आते हैं। आज जो भी हम ये तीन टॉपिक कर रहे हैं, इन तीनों टॉपिक के रिगार्डिंग आपका हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो सोशलाइजेशन होता है क्या, समाजीकरण, जब हम समाज में मिलते हैं, जुलते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे के प्रति इमोशंस, लव, अफेक्शन हो, तो वो हमारा सोशलाइजेशन है। क्योंकि जब बच्चा होता है छोटा, जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो धीरे धीरे करके सोशलाइजेशन होता है, एक दूसरे से बातचीत करता है। क्योंकि जो छोटा बच्चा है वो क्या है, सिर्फ मम्मी पापा के पास जाता है, बाकी सबसे क्या है, डरता है। धीरे धीरे करके वो बड़ा होगा, फिर अपने फैमिली मेम्बर से बात करने लग जाएगा, फिर बाहर जाता है, फिर अपने पड़ोस में, आस पड़ोस में खेलेगा, एनवायरनमेंट पे। तो सोशलाइजेशन में भी एनवायरनमेंट और हेरिडिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो बेसिकली आपसे पूछा जाता है कि प्राइमरी एजेंट्स कौन से हैं और सेकेंडरी एजेंट्स कौन से हैं, या ये पूछा जाए सोशलाइजेशन किस प्रकार की प्रक्रिया है। सोशलाइजेशन कैसी प्रक्रिया है जिसमें कि बच्चा क्या है, सोशली होए, हर एक के साथ अच्छे से बात करे, किस तरीके से बात करना है, ये सब कुछ समझे। तो प्राइमरी एजेंसीज होती है हमारा पेरेंट्स, सबसे पहला हमारा होगा परिवार, हमारे माता पिता, सिबलिंग्स बोले तो अपने कज़न्स, ब्रदर वगैरह हो गए। जो चर्च है ये प्राइमरी एजेंसी है, आपके रिलीजन पार्ट होगा, जैसे कि आपके मंदिर हो गए। ये वाले हर एक चीज़ें किसके अंदर आई, आपकी प्राइमरी एजेंसीज के अंदर आती है। आपसे पूछा जाएगा अगर कि आपकी प्राइमरी एजेंसी कौन सी है, वो आपके क्या है, पेरेंट्स है, फैमिली है, ये आपके प्राइमरी है। और सेकेंडरी जो एजेंसीज होती है वो वाली एजेंसीज होती है जहाँ पे आप एजुकेशन के लिए जाओगे, आप एनवायरनमेंट में जब आप घर से बाहर निकलोगे तो वो आपका सेकेंडरी एजेंसीज आती है। तो सेकेंडरी एजेंसीज में जैसे आपके फ्रेंड्स आ गए, ठीक है, आपके नेबर्स आ गए, आपका वर्क प्लेस जहाँ वर्क करते हो वो है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए जहाँ जाते हो, आपके स्कूल। आपसे कई बार ये भी पूछा जाता है कि जो स्कूल है वो कौन सी एजेंसी है, तो आपकी वो सेकेंडरी है। फिर आपकी कम्युनिटी आती है, फिर आपके जितने भी आपके एनवायरनमेंट के अंदर जो जो चीज़ें आती है वो सब किसके अंदर आएगी, आपकी सेकेंडरी। जो आपके घर के अंदर की चीज़ें हैं और आपका जो मंदिर है, जो रिलीजन प्लेस है, वो वाली चीज़ें आपकी प्राइमरी एजेंसीज के अंदर आती है। जैसे कि आपका वर्क प्लेस, ये सेकेंडरी है। यहाँ पे रिलीजन की बात करें, ये आपका प्राइमरी है। फैमिली होगी, ये प्राइमरी है। पीयर्स ग्रुप बोले, ये भी आपका सेकेंडरी है, जो कि आपके फ्रेंड्स वगैरह है, ये आपका सेकेंडरी एजेंसीज के अंदर आता है। तो यहाँ से सिर्फ यही क्वेश्चन आता है कि आपके प्राइमरी एजेंसीज कौन सी है। सबसे पहला आपका फैमिली है, फिर आपका स्कूल है, फिर आपकी कम्युनिटी है। ये तीन चीज़ें आपने याद रखना है। इसके रिगार्डिंग आपके साथ हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सोशलाइजेशन वाला टॉपिक भी हमारा ख़त्म हो गया। इस सब के आपके पास नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे बैच में, आपके पास ग्रुप में मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अपनी मैस्लो की थ्योरी, क्योंकि ये सबसे अच्छी और सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरी है और सबसे इजी थ्योरी, क्योंकि ये थ्योरी आपके पर्सनल नीड्स के ऊपर बनाई गई है। और आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो आपकी मैस्लो की थ्योरी है वो किसके ऊपर बेस्ड है, तो ये आपके पर्सनल नीड्स के ऊपर बेस्ड है। ये आपका एक क्वेश्चन बनता है और बहुत बार पूछा भी गया है। तो याद रखना, आपकी जो पर्सनल नीड है वो आपकी मैस्लो की थ्योरी के अंदर है। तो मैस्लो की थ्योरी किसके ऊपर बेस्ड है, आपकी पर्सनल नीड्स के ऊपर। तो मैस्लो ने जो एक पर्सन की नीड्स होती है उसको 5 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। तो जो सबसे पहली नीड होती है एक पर्सन की, होती है हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स, हमारी शारीरिक नीड्स, जिसमें कि हमारे पास आएगा अपना खाना, कपड़ा, मकान। ये सारी चीज़ें हमारी पर्सनल जो नीड्स है, शारीरिक नीड्स है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। एक पर्सन के लिए सबसे पहले खाना और मकान होना चाहिए, कपड़े होने चाहिए, पानी होना चाहिए। ये सबसे पहली नीड होती है ना हर एक पर्सन की। बाकी सारी नीड्स तो बात की बात है। जब तक खाना ना मिले तब तक जब पर्सन ही ज़िंदा नहीं रहेगा, अगर खाना ही ना मिले। तो खाना, कपड़ा और पानी और मकान, ये पर्सन की सबसे पहली नीड होती है, शारीरिक नीड। ये आपसे पूछा जाता है कि पर्सन की सबसे पहली नीड कौन सी होती है, तो आपने बताना है वो शारीरिक नीड होती है। और कई बार ये पूछा जाता है कि शारीरिक नीड्स के अंदर क्या क्या आएगा आपके लिए। उस खाना आएगा, पानी, शेल्टर और क्लोथ। ये आपकी कुछ पर्सनल जो फर्स्ट नीड्स होती है। तो नेक्स्ट बात करें पर्सन की सेकंड नीड्स। आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में जो पर्सन की सेकंड नीड्स कौन सी होती है, तो आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी, ये आपकी दूसरी नीड्स है, जिसमें कि आपकी हेल्थ आएगा, एम्प्लॉयमेंट, प्रॉपर्टी, फैमिली एंड सोशल एबिलिटी। क्योंकि जब पर्सन के पास रोटी, कपड़ा, मकान आ गया है, फिर उसकी दूसरी नीड आ जाती है ना। क्योंकि एक पर्सन एक चीज़ में सेटिस्फाइड नहीं होता, क्योंकि हर एक पर्सन अलग अलग चीज़ों को, सब चीज़ों को अचीव करना चाहता है अपनी लाइफ में। जबकि जो आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात करें, आपको एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, क्योंकि नौकरी होगी तब आपके पास सेफ्टी होगी, एक सिक्योरिटी होगी। फैमिली होगी तो जो फैमिली है वो भी आपकी इसके अंडर आ जाती है। आपकी हेल्थ होगी, प्रॉपर्टी वगैरह, क्योंकि प्रॉपर्टी होगी तभी तो आप रहेंगे कहीं जगह पे। तो सेफ्टी और सिक्योरिटी यही चीज़ें हैं।
जब तक आपके पास पैसा नहीं है तब तक आपके पास सिक्योरिटी कैसे होगी, क्योंकि सिक्योरिटी का मतलब ये है ना कि आपको अपने जीवन को सिक्योर बनाना है, अपने आमदनी को बढ़ाना है, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है, ठीक है। तो जो हमारी सेकंड नीड होती है वो होती है सेफ्टी और सिक्योरिटी। नेक्स्ट बात करें थर्ड नीड की, लव एंड बिलोंगिंग। जब एक पर्सन को उसकी शारीरिक नीड भी पूरी होगी, उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी वाली नीड्स भी पूरी होगी, तो जब उसने पैसा वगैरह कमा लिया, एक मकान बना लिया, तो लव और बिलोंगिंग की भी एक चीज़ होती है जिसमें कि फ्रेंडशिप होगी, फैमिली होगी, और आपका जैसे कि पर्सन कोई मैरिज करेगा, मतलब लव मैरिज, ये वाली चीज़ आपकी थर्ड स्टेज में आती है। क्योंकि जब कमा लिया तो किसके लिए कमाया, तो शादी होगी, ये सब चीज़ें आपकी बनेगी, आपकी फैमिली बनेगी, आपके फ्रेंडशिप होगी, आपके दोस्त हो गए, ये वाली चीज़ आपकी आएगी लव एंड बिलोंगिंग, जो आपकी थर्ड स्टेज बताई हुई है मैस्लो ने। और जो फोर्थ हमारी नीड्स बताई है वो है सेल्फ एस्टीम। जब आपकी शारीरिक नीड पूरी होगी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी होगी, लव एंड बिलोंगिंग हो गया, मतलब शादी वगैरह होगी, फैमिली वगैरह बन चुकी है, तो एक पर्सन चाहता है कि उसकी रिस्पेक्ट बने, उसकी सोसाइटी में क्या हो, उसकी रिस्पेक्ट हो, हर एक लोग उसको जाने समझे और वो सोशली हो, ये आपकी सेल्फ एस्टीम है। और लास्ट जो नीड है हमारी वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये वाली नीड वो वाली नीड है जब पर्सन की लाइफ में सब कुछ हो चुका है, मतलब ये तब है जब बंदा एक 65 एज से ऊपर हो चुका है, जिसमें कि वो ये देख रहा है कि उसने अपने लाइफस्टाइल को किस तरीके से चेंज किया, उसने क्या क्या चीज़ अचीवमेंट्स की, क्या क्या उसने अपनी लाइफस्टाइल में किया, किस तरीके की लाइफस्टाइल उसकी रही है, और मतलब सब कुछ मोह माया से दूर त्याग लिया, सब चीज़ें हो चुकी है, ये वाली चीज़ है, ये हमारी फिफ्थ नीड है, जो कि हमारे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसमें कि हम अपने बारे में सब कुछ देख रहे हैं, आखिर हमने अपने लाइफस्टाइल में क्या क्या चीज़ें की हैं।